हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 हिंदी अध्याय फर्स्ट के बातचीत के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग केवल ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करेंगे और इसमें आपको इसमें 50 से भी अधिक ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपका है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे? जो भी हमारे मन में होता है वो कैसे निकल जाता है? बहस कर करके, या बातचीत के जरिए, झगड़ा करके, या हंसने से। तो अगर हम देखते हैं तो हमें ये मालूम चलता है कि बहस करने से नहीं बल्कि बातचीत के जरिए हम लोग क्या करते हैं, बातचीत के जरिए जो कुछ धुआं मवाद होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक के द्वारा रचित है? किस लेखक के द्वारा रचित प्रश्न है कि मतलब किसने लिखा है? तो क्या इसे रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, या जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है, या बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, या फिर मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ही जैसा काम वैसा परिणाम लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम? हम बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम देखें तो उनके पिता का क्या नाम था? क्या उनका पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था, या बेनी प्रसाद भट्ट था, या टेनी प्रसाद भट्ट था, या सैनी प्रसाद भट्ट था? तो उनके पिता का नाम जो था वो था बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, आगे देखिए। आगे कहता है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखन की रचना है? जो दमयंती स्वयंवर है वो किसने लिखा है ना? क्या इसे चंद्रधर शर्मा गुलरी के द्वारा लिखा गया है, या बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, या फिर एकांकी? हालांकि एकांकी तो हो नहीं सकता, कभी यात्रा स्मरण नहीं हो सकता है। तो इसका जो सटीक उत्तर है वो आपको देखने को मिलेगा बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट ने ही इसे लिखा है। तो इसका भी आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा बाबू? इसका भी उत्तर आपको हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? अर्थात बालकृष्ण भट्ट ने जो बातचीत लिखे हैं वो है क्या? क्या वह एक एकांकी है, या ललित निबंध है, कहानी है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो ये जो है हमारा वो एक ललित निबंध है। जो बातचीत लिखा गया है वह एक ललित निबंध है। नेक्स्ट छठा प्रश्न जो आपका है वो है आपका, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो वो आपका जो देखने को मिलता है वो प्रसाद युग के नहीं हो सकते, आप अपने खुद देख सकते हैं। कलयुग तो अभी चल ही रहा है बाबू, और इनमें से कोई नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो सकता है। इसका जो सटीक उत्तर है वो है आपका भारतेंदु युग। भारतेंदु युग के थे और वो काव्य की निबंध लिखा करते थे। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो प्रश्न है आपका, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? मनुष्य बातचीत कैसे कर सकता है? तो पहला ऑप्शन आपका है विद्वतापूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना, ऑप्शन सी में तर्कपूर्ण बात करना, या अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो जब आप पढ़े होंगे तो अध्याय का सबसे लास्ट में इसके बारे में बताया गया होगा कि जो बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका है वो आपका है अवाक्य होकर अपने से बातचीत करना। अगला प्रश्न है आपका, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आप जब किसी से बातचीत करते हैं तो आप क्या महत्व रखते हैं? वहां पे क्या, कौन सी बात को आप बहुत ज्यादा गौर करते हैं? क्या तर्क करते हैं, जिज्ञासा बहुत ज्यादा रखते हैं, या फिर आत्मीयता, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सटीक उत्तर हो जाएगा बाबू वो हो जाएगा आपका आत्मीयता। यानी कि आप अपने ऊपर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है अगर आप बातचीत करते हैं तब।
इसके बाद आपका अगला प्रश्न जो आता है वो आता है बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, अर्थात बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था इसको देखिए। क्या उनका जन्म 23 जून 1884 को हो गया था, या 23 जून 1844 को हुआ था, 20 जुलाई 1820 को हुआ था, या फिर ये सारे ऑप्शन गलत है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो अगर इस 23 जून 1844। 10वां प्रश्न जो आपका है संयोगिता स्वयंवर की रचना है, अर्थात संयोगिता स्वयंवर की रचना किसने की थी? क्या बालकृष्ण भट्ट ने की थी, या श्रीनिवास दास के द्वारा किया गया था, या मैथिली शरण गुप्त के द्वारा किया गया था, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सटीक उत्तर हो जाएगा बाबू वो हो जाएगा श्रीनिवास दास। श्रीनिवास दास के द्वारा ही संयोगिता स्वयंवर की रचना किया गया था। इनमें फिर अगला प्रश्न आप आएगा कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट का नहीं है, मतलब इसमें से कौन सी ऐसी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट ने नहीं रची? न्यूनतम ब्रह्मचारी, या फिर सद्भाव का अभाव, 100 अजान एक सुजान, या फिर परीक्षा गुरु? तो बाबू इसका सटीक उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु आ जाए कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा नहीं लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न जो आपका है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सटीक उत्तर है वो देखने को मिलता है रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल ही है जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न 13वां, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था? क्या वो प्रताप नाम का एक मासिक पत्रिका निकाले थे, कर्मवीर, हिंदी प्रतीक, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सटीक उत्तर हो जाएगा बाबू आपका वो हो जाएगा हिंदी प्रतीक। हिंदी प्रतीक बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया था, अर्थात उनका एक मासिक पत्रिका यह था। नेक्स्ट प्रश्न, बातचीत किस विधा की रचना है, अर्थात बातचीत कैसी रचना है? क्या वो आलोचनात्मक रचना है, या गीत है, क्या वह एक शोध है, या निबंध है? तो इसका जो सटीक उत्तर हो जाएगा बाबू वो उसका सटीक उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका निबंध। क्या हो जाएगा आपका निबंध। 15वां प्रश्न देखेंगे बाबू, रॉबिन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? वो 16 वर्ष के बाद वो किसके मुंह से एक बात सुना था? ऑप्शन आपका फ्राइडे है, संडे है, एडिसन है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सटीक उत्तर हो जाएगा वो सटीक उत्तर हो जाएगा आपका कहा जाए कि फ्राइडे। क्या हो जाएगा आपका फ्राइडे। नेक्स्ट, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है, अर्थात बातचीत किसने लिखा? तो भाई ये तो आप सभी को पता है कि बातचीत किसने लिखा है। बातचीत के लेखक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। ये तो जाहिर सी बात है, हेडिंग का ही नाम है ये, ठीक है। नेक्स्ट, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? अर्थात वो जो लिखे हैं बातचीत उसके माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? क्या वो बातचीत की शैली बताना चाहते हैं, या भाषण की शैली बताना चाहते हैं, संवाद की शैली बताना चाहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सटीक जो उत्तर हो जाएगा बाबू वो हो जाएगा आपका बातचीत की शैली। बालकृष्ण भट्ट बातचीत की शैली को ही बतलाना चाहते हैं। 18वां प्रश्न है आपका, बालकृष्ण भट्ट अर्थात भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और अस्टिल के श्रेणी में रखा? मतलब कौन ऐसे हैं जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य का एडिशन के नाम से उन्हें संबोधित किए हैं? तो अगर क्या उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, डॉक्टर नागेंद्र हैं, या फिर कहा जाए कि रामविलास शर्मा है, या फिर इनमें से कोई नहीं? आपको ऑप्शन नहीं, इसमें 4 ही ऑप्शन दिया गया है। तो अगर इसका सटीक उत्तर देखा जाए तो इसका जो सटीक उत्तर है वो देखने को मिल जाएगा रामचंद्र शुक्ल। कौन हो जाएंगे? रामचंद्र शुक्ल, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न, आप लोग एक पेज पे इसको लिखते जाएंगे कि आपका कितना सही हुआ है, और लास्ट में कमेंट करके बताएंगे कि हाँ आपको कितना सही हो रहा है।
और कौन से नए प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। तो 20वां प्रश्न देखते हैं बाबू। हालांकि बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है, मतलब बाल कृष्ण भट्ट कहाँ पे रहने वाले थे। देखिए इसमें सारे ऑप्शन में उत्तर प्रदेश दे रखा है, अगर कहीं एक रहता तो आप तुक्का लगा सकते कि ज्यादातर लेखक उत्तर प्रदेश थे, लेकिन अब आप इसमें जगह को खोजना पड़ेगा। जैसे ऑप्शन ए में लखनऊ दे रहा है, लखनऊ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश या वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो जब आप हिंदी का बुक देखे होंगे और उसका इंट्रोडक्शन देखे होंगे तो उसमें पहले ही बताया दिया गया था कि बाल कृष्ण भट्ट का जो निवास स्थान है वो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट, बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है, वो कौन सी ऐसी पत्रिका है जिन्हें वो संपादित किए थे, है ना। क्या वो आर्यावर्त है, हुंकार है, हिंदी प्रतीप है या पंजाब केसरी है। तो बाबू इसके पहले ही आपको इस तरह का प्रश्न दूसरे फॉर्मेट में देखे थे। इनका जो पत्रिका का नाम है वो है हिंदी प्रतीप, हिंदी प्रतीप। नेक्स्ट, 21वां नंबर ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 21। बाल कृष्ण ने हिंदी प्रतीक नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है टॉपिक आपके लिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। तो बालकृष्ण ने हिंदी प्रतीक नामक मासिक पत्रिका निकालना कब से प्रारंभ कर दिए थे। क्या वो 1877 में निकालना शुरू किए थे, क्या वह 1888 में निकालना शुरू कर दिए थे, क्या वह 1890 में किए या फिर 1894 में। आपको सही उत्तर ढूंढना होगा। उम्मीद करते हैं कि आप उत्तर को ढूंढ लिए होंगे। अब हमारे द्वारा जान लीजिए कि हिंदी प्रतीक नामक जो मासिक पत्रिका था वो 1877 से निकलना शुरू हुआ, ठीक है ना। हिंदी प्रतीक जो मासिक पत्रिका है वो कब से निकलना शुरू हुआ, 1877। एक कई बार एग्जाम में आया है, इसलिए आप इसे अच्छे से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, अच्छे से इसको कार्य की याद कर लेंगे, एक अच्छा सा फेयर बना लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है। अब आप इसमें आपको ढूंढना होगा कि कौन सी ऐसी रचना है जो बाल कृष्ण भट्ट ने नहीं रचा है। क्या वह पद्मावत है, वेणी संहार है, मेघदूत है या मेघनाथ वध है। सही से आप इसको देखिए एक बार, कौन सा ऐसा है जो बाल कृष्ण भट्ट ने नहीं लिखे हैं। इसलिए आपको चाहिए कि कौन सा, जैसे ही आप देखते हैं फर्स्ट पेज हिंदी का, जैसे ही आप इंट्रोडक्शन देखते हैं तो आपको यह चाहिए कि वो सारे रचना को याद करें। अगर आपको रचना याद होगा तो इसमें आप सटीक उत्तर मार सकते हैं, जो कि वो नहीं लिखा गया था मेघदूत। मेघदूत बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा नहीं है, सॉरी मेघादूतम, मेघादूतम। अगर आप देखते हैं, जैसे ही आप अध्याय फर्स्ट का पहला जीव देखेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी रचनाएं। तो उसमें कौन सा आपको उत्तर देखने को मिलेंगे, मेघदूत। ये क्या है, मेघदूतम जो है वो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। नेक्स्ट, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। अब आप इसमें देखना होगा कि कौन से ऐसे उपन्यास है जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। क्या वो मैला आंचल है, गोदना है, 100 अजान एक सुजान है या आरती है। तो इसका जो सटीक उत्तर हो जाएगा बाबू वो हो जाएगा 100 अजान एक सुजान। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, कई बार रिपीटेड प्रश्न है कि 100 अजान एक सुजान किसने लिखा है, या फिर कौन सा बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा हुआ एक उपन्यास है। तो 100 अजान एक सुजान। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बाबू, नाटक के प्रारंभ होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। ये आपको बीच वाले पाठ से प्रश्न बनाए गए हैं। जब आप पढ़े होंगे बातचीत को अच्छे तरीके से तो आप देखे होंगे कि नाटक प्रारंभ होने से पहले कौन सा पाठ पढ़ा जाता है। क्या भजन गाया जाता है, या नंदी पाठ पढ़ा जाता है, या मंगलाचरण होता है, या फिर आरती होता है। तो वो देखिए कोई भी चीजें हैं जो आरती, अगर पूजा अर्चना तो हो नहीं रही है कि आरती से नाटक प्रारंभ होगा,
इसका जो सटीक उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नंदी पाठ। ठीक है ना। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। रॉबिन क्रूसो को कब तक मनुष्य के मुख देखने को नहीं मिला? ये तो आप पिछले वाले प्रश्न से ही बता दे सकते हैं कि रॉबिन क्रूसो को कब तक कहा है कि मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। तो वो उसका सटीक जो उत्तर है वो है 16 वर्ष। 16 वर्ष तक रॉबिन क्रूसो को मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू हम लोग 26 नंबर का। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? क्या इसे एडिसन ने कहे थे, या फिर कहा जाए कि क्या इसे स्पेंसर या बेन जॉनसन, हालांकि जॉनसन होगा, इसमें मिस्टेक है, जॉनसन लिखा हुआ है, जॉनसन होगा, या फिर मिल्टन। तो इसका जो सटीक उत्तर हो जाएगा बाबू वो देखने को मिलेगा बेन जॉनसन। ठीक है। नेक्स्ट, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति में ही हो सकती है, किसका मत है? मतलब ये असल वाला जो बातचीत है वो दो लोगों के बीच में ही संभव है, ये किसका मत है? ये कौन कहा था कि असल जो बातचीत है केवल दो लोगों के बीच में ही संभव है? क्या एडिसन ने कहे थे, या बेन जॉनसन, मिल्टन, या जो आपका चौथा ऑप्शन सस्पेंसर? तो इसका जो उचित आंसर है वो है आपका एडिसन। एडिसन का मत था कि असल जो बातचीत है वो केवल दो लोगों में ही संभव है। अगला प्रश्न जो है आपका, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? मतलब इनका कहना था कि असल, तो आप देखिए बाबू 27 नंबर क्वेश्चन में ही इसका उत्तर दिया हुआ है कि जो असल बातचीत होगा केवल और केवल दो लोगों के बीच में ही संभव है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग 29 नंबर प्रश्न। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? जब हम बातचीत करते हैं तो मेरा मन क्या क्रोधपूर्ण हो जाता है, भारी और बोझिला हो जाता है, या हल्का और स्वच्छ हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सटीक उत्तर है वो उत्तर आपको देखने को मिल जाएंगे कि बातचीत से जो मन है वो हल्का हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है ना। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट जो आपका 30वां नंबर प्रश्न है उसमें कहा गया है कि जो बातचीत है वो कहा जाए कि बातचीत का जो सीरीज हम लोग चला रहे हैं, हम लोग 30वां प्रश्न देखेंगे। कहा कि किसने किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? किसे ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होगा? तो आप अध्याय के पहले में ही देखोगे, अगर आपको अच्छे से ख्यालात होंगे तो आपको पता होगा किसे नहीं होने से पूरा सृष्टि गूंगा प्रतीत होगा। तो बाबू क्या श्रवण शक्ति, अर्थात श्रवण शक्ति के नहीं होने से क्या पूरा सृष्टि गूंगी प्रतीत होंगे? दिव्य शक्ति के नहीं होने से क्या पूरा सृष्टि गूंगी प्रतीत हो सकता है? या ऑप्शन सी वाक या वक्र शक्ति होने से? वाक शक्ति होगा, यहाँ पर मिस्टेक है, वाक शक्ति के नहीं होने से, या फिर हमारे पास स्मरण शक्ति के नहीं होने से पूरी सृष्टि गूंगी प्रतीत होगी। तो इसका जो सटीक उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वाक शक्ति। वाक शक्ति के नहीं होने से पूरा सृष्टि कैसा दिखाई देगा? गूंगी दिखाई देगा। अब देखिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? 31 नंबर प्रश्न कई बार पूछा गया प्रश्न ये भी कि आर्ट ऑफ जो कन्वर्सेशन है कहाँ के लोगों में सबसे ज्यादा प्रचलित है? तो सबसे ज्यादा कहीं पर प्रचलित है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, तो अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें आपको देखने को मिलता है कि जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है वो क्या अफ्रीका के लोगों में सबसे अधिक प्रचलित है, या फिर कहा जाए कि यूरोप के लोगों में है, भारत के लोगों में है, या कनाडा के लोगों में है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी जो है आपका कनाडा है। तो बाबू इसका जो उचित आंसर है वो क्या है? यूरोप के लोगों में ही आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन अर्थात बातचीत करने का उचित कला है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास, बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? तो ऐसा प्रश्न आपको पीछे भी प्रश्न में बता दिया गया था, अगर आपको याद होगा तो क्या वो आदि काल के रचनाकार थे, भक्ति काल के रचनाकार थे,
या फिर कहा जाए कि वो भारतेंदु युग के रचनाकार थे। बाबू, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे, इसको आपको ढूंढना पड़ेगा। क्या वो आदि काल के थे, भक्ति काल के थे, या भारतेंदु युग के थे, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सटीक उत्तर जो है हमारा वो ये है भारतेंदु युग। 33 नंबर क्वेश्चन, बाल कृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी? क्या 1914 में हुआ था, क्या 1917 में हुआ था, क्या 1918 में हुआ था, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो उचित आंसर है वो है 1914। कौन सा? 1914। नेक्स्ट जो आपका 34 नंबर का प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया बाबू, आप इसे देखेंगे। बाल कृष्ण भट्ट के माता का क्या नाम था? क्या उनकी माता का नाम निर्मला देवी थी, क्या उनके माता का नाम पार्वती देवी था, या गीता माँ लक्ष्मी था, या इनमें से कोई नहीं था? तो बाबू इसका जो उचित आंसर है वो है पार्वती देवी। उनकी माता का नाम क्या था? पार्वती देवी। नेक्स्ट प्रश्न, बाल कृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो बाल कृष्ण भट्ट के जो पिता थे वो पेशे से कहा जाए कि व्यापारी थे। क्या थे? उचित आंसर क्या हो जाएगा? व्यापारी थे। ठीक है, उचित आंसर क्या हो जाएगा इसका? व्यापारी थे। नेक्स्ट, हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? हिंदी के एडिशन के रूप में किसे जाना जाता है? बाल कृष्ण भट्ट को, चंद्रधर शर्मा गुलेरी को, दिनकर जी को, या जयप्रकाश नारायण को? तो इसका जो उचित आंसर है वो देखने को मिलेगा आपको, कहा जाए कि बाल कृष्ण भट्ट। कौन? बाल कृष्ण भट्ट। ठीक है, कौन हो जाएगा बाबू आपका उचित आंसर? उचित जो आंसर है वो आपका बाल कृष्ण भट्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, बाल कृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में पड़ी बातें खुल जाती है? बाल कृष्ण भट्ट के अनुसार कितने ऐसे बात हैं जो कानों में पड़ते हैं तो खुल जाते हैं? कितने ऐसे बात हैं? 2, 3, मतलब कितने कान पड़ेंगे तो वो खुल जाएगा? क्या 2 कानों में बात पहुंचेगा तो खुल जाएगा? 3 में, 4 में, 6 में? इसका उचित आंसर जो है आपका 6 है। 6 कानों में पड़ी बातें खुल जाती है। 6 कानों में पड़ी बातें क्या होता है? खुल जाता है। अगला प्रश्न है 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है? यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि कौन सी ऐसी रचना है जो बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा नहीं लिखा गया है। इसका जो उचित आंसर है वो आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि क्या वो पद्मावत है ना, बनी संहार है, 100 अजान एक सुजान है, या फिर सुखमय जीवन है? इसका जो उचित आंसर है बाबू वो आपको देखने को मिल जाएगा कि सुखमय जीवन बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा नहीं लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 39 नंबर का। आपको पता है प्रॉपर इसमें 50 से अधिक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रची गई है? अब इसमें आपको ढूंढना होगा कि इसमें से कौन सा ऐसी रचना है जो बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। देखिए बाबू, अगर इसको देखते हैं आप लोग तो क्या सुखमय जीवन बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचा गया है? बिल्कुल भी नहीं। अभी आपको बताएं संपूर्ण क्रांति तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, हुंकार भी इनका नहीं है। इनकी इसका जो उचित आंसर है वो है शिशुपाल वध। शिशुपाल वध बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न 40 नंबर का, बालकृष्ण भट्ट ने प्रारंभ में कौन सी भाषा में शिक्षा अध्ययन की? यानी कि बालकृष्ण जो भट्ट थे वो शुरू में किस भाषा में वो अपनी शिक्षा अध्ययन किए? तो उत्तर इसका सटीक क्या होता है आप थोड़ा ध्यान लगाएं। क्या हिंदी में किए थे, संस्कृत में किए थे, उर्दू में किए थे, या अरबी में किए थे? तो इसका सटीक उत्तर जो है वो संस्कृत में है। संस्कृत में उन्होंने ये अध्ययन किए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू 21 नंबर, बाल कृष्ण भट्ट ने, ये यहाँ पे मिस्टेक है लगता है कि आप एक बार देख लेंगे। बाल कृष्ण भट्ट ने
प्राज्ञा के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा कब दिया गया था? क्या वे 1866 ईस्वी में दिए थे? क्या वे 1867 में दिए थे, या 68 में दिए थे, या 69 में दिए थे? तो इसका सटीक जो उत्तर हो जाएगा बाबू, जो वो कहा कि एंट्रेंस के जो परीक्षा दिए थे वो दिया गया था आपका 1867 ईस्वी में। ठीक है, उचित आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1867 ईस्वी में। नेक्स्ट, बालकृष्ण भट्ट ने कब से कब तक प्रज्ञा के मिशन स्कूल में अध्यापन किए? कहाँ, कब से कब तक वो पढ़ाई किए? तो इसका जो सटीक उत्तर होगा, क्या 1869 से 1875 तक किए थे, 1877 से 1875 तक किए थे, या 1889 से 1875? हालांकि ऑप्शन ही गलत दिखाई दे रहा होगा आपको। क्या 1845 से 1875? नहीं, इसका जो उचित आंसर है वो आपको देखने को मिल जाएंगे 1869 से 1875 तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट कायस्था पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक कब बने? आप देखेंगे कि वो अध्यापक बने थे, कायस्था जो था पाठशाला का, वो इंटर कॉलेज में अध्यापक बने थे, लेकिन कब बने थे आपको ढूंढना पड़ेगा। क्या वो 1888 में बने थे, 1889 में बने थे, 1890 में बने थे, या 1891 में बने थे? तो इसका जो उचित आंसर है वो आपको देखने को मिल जाएगा 1888। 1888। नेक्स्ट जो आपका है 44 नंबर का, बालकृष्ण भट्ट को नौकरी क्यों छोड़नी पड़ी थी? उनको कैसा स्वभाव था? उग्र स्वभाव की वजह से नौकरी छोड़ना पड़ा था, या शांत स्वभाव की वजह से नौकरी छोड़ना पड़ा था, या अत्यधिक गुस्सा की वजह से, या इनमें से कोई नहीं? तो इनका जो स्वभाव था बाबू वो उग्र स्वभाव था, और उग्र स्वभाव के वजह से ही कहा जाए कि उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी थी। नेक्स्ट जो आपका है, बालकृष्ण भट्ट किस से प्रेरित थे? अर्थात वो किन से प्रेरित थे? क्या वो तुलसीदास से थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र से थे, कबीर दास से थे, या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका जो सटीक उत्तर है वो देखने को मिलता है हमें, इसका सटीक उत्तर भारतेंदु हरिश्चंद्र से वो काफी प्रभावित थे। नेक्स्ट प्रश्न 46 नंबर का, हिंदी प्रतीप नामक मासिक पत्रिका कब प्रारंभ हुआ? अर्थात हिंदी प्रतीप नामक जो मासिक पत्रिका है वो कब से निकलना प्रारंभ हो गया था? तो इसका जो क्या वो 1875 में हुआ था, 1876 में हुआ था, या 1877 में? तो आपको हम पहले ही बता रखे, ये जो निकलना शुरू हुआ था वो 1877 में निकलना शुरू हो गया था। नेक्स्ट, हिंदी प्रतीप पत्रिका कब तक चलता रहा? अर्थात वो कितने वर्षों तक चलता रहा हिंदी प्रतीप पत्रिका? ये बहुत ही डीपली प्रश्न है आपका, अगर आप इसको अच्छे से इंट्रोडक्शन का अध्ययन किए होंगे तभी आपसे बनेगा, अदरवाइज आपको लग रहा होगा कि ये प्रश्न कहाँ से दिए गए हैं। बाबू ये सारे प्रश्न आपके बुक से ही दिया गया है, इसके लिए आप चिंता ना करें, आप देख सकते हैं। तो हिंदी प्रतीप पत्रिका जो था, क्या वो 29 वर्ष तक चला, 30, 31 या 33 वर्षों तक चला? तो हिंदी प्रतीप जो पत्रिका था वो 33 वर्षों तक चलता रहा था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 48 नंबर, बालकृष्ण भट्ट ने वेदों की युक्ति पूर्ण समीक्षा कब की? वेद का जो समीक्षा था वो वेदों की समीक्षा करनी कब शुरू कर दिए थे? इसका जो उचित आंसर है, क्या 1857 में किए थे, क्या 1999 में किए थे, 1915 में किए थे, या 1881 में किए थे? इसका सटीक उत्तर है 1881। नेक्स्ट प्रश्न 49 नंबर का, आपको बताया है 50 से भी अधिक प्रश्न इसमें दिखाई देंगे। श्रीनिवास दास के सहयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना करती है। अर्थात जो बालकृष्ण भट्ट है, जो श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया था, कहा जाए कि आपका सहयोगिता स्वयंवर, इसकी कठोर आलोचना कब की गई थी? क्या 1883 में किया गया था, 1884 में किया गया था, 1885 में किया गया था, या 1886 में किया गया था? तो इसका जो सटीक उत्तर है बाबू, वो सटीक उत्तर आपको देखने को मिल जाएगा 1886। ठीक है, 50वां नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट को काशी में आमंत्रित किसने किया था?
इसको आपको देखना होगा कि बालकृष्ण भट्ट को काशी में आमंत्रित किसने किया था। क्या जयप्रकाश नारायण ने इन्हें आमंत्रित किए थे, या चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी ने, या शिशुपाल, या श्याम सुंदर दास ने। ये प्रश्न आपका भी बहुत डीपली है, हम बताए थे आपको कि इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। ठीक है, इसका जो सटीक उत्तर हो जाएगा वो श्याम सुंदर दास के द्वारा किया गया था। श्याम सुंदर दास ने ही बाल कृष्ण भट्ट को काशी में आमंत्रित किए थे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, रहस्य कथा क्या है? क्या वो उपन्यास है, नाटक है, निबंध है, कविता है, या कहा जाए कि कुछ और है? हालांकि आपके पास ऑप्शन इसमें है नहीं कि आप कुछ और बता सकते हैं। तो इसका सटीक जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कि जो आपका रहस्य कथा है वो एक प्रकार का उपन्यास है। रहस्य कथा क्या है? उपन्यास है। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू। 52 नंबर क्वेश्चन, 100 अजान एक सुजान क्या है? अर्थात ये जो लिखा गया है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा वो क्या है? उपन्यास है, नाटक है, निबंध है, कविता है। अब इसे देखते हैं तो कहा जाए कि इस 100 अजान एक सुजान एक प्रकार का देखने को मिलता है कि यह एक उपन्यास है। क्या है? ये उपन्यास है। एक आपका 53 नंबर क्वेश्चन है आपका, हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन, पद्मावती क्या है? क्या वह एक उपन्यास है, नाटक है, निबंध है, या कविता है? तो इसका जो सटीक उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पद्मावती जो है एक प्रकार का नाटक है। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि बालकृष्ण भट्ट ने कितने निबंध लिखे हैं? क्या वे 200 से अधिक लिखे हैं, 1000 से ज्यादा लिखे हैं, 950 से ज्यादा, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सटीक उत्तर है वो हो जाता है आपका 1000 से अधिक। आपका अंतिम प्रश्न है 55 नंबर, सीता वनवास क्या है? ये आपका लास्ट प्रश्न है। इसके बाद आपको एक भी प्रश्न नहीं देखने को मिलेंगे। क्या वो एक कविता है, उपन्यास है, नाटक है, या निबंध है? तो ये पूरी तरीके से नाटक है। इस प्रकार से अध्याय का समापन हो जाता है। इस चैप्टर से इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, तो आपका कितना नंबर आया है आप इसे एक और नोट डाउन करेंगे, कमेंट भी कर सकते हैं आपका कितना मार्क्स आया है। आज के लिए इतना ही।